Now we have to solve the first question. In the first question, it is given that an urn contain 5 red and 5 black balls. तो एक बर्तन है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. एक बॉल को हमें एट रैंडम पिक करना है. इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न कर दिया जा रहा अर्न को, यानी अगर हमने जिस बर्तन से उठाया उसी बर्तन में दोबारा रख देने हैं. मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो यानी हमें क्या करना है, एक अर्न लेना है, एक बर्तन लेना है. उस बर्तन में हमारे पास रेड और ब्लैक बॉल है. क्या है? रेड है और ब्लैक. बी फॉर ब्लैक. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी फॉर ब्लैक एंड आर फॉर रेड. तो यहाँ पे हमने रेड और ब्लैक इवेंट्स, हमने रेड बॉल के आने के इवेंट को कैपिटल आर और ब्लैक बॉल आने के इवेंट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया है. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. तो जो दोबारा हम पिक करेंगे तो वो बॉल रेड आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब सेकंड रेड. दिस इज, यू कैन से द सेकंड. तो हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है एट लास्ट, वो ऑब्जेक्टिव, वो जो टारगेट फंक्शन है वो होना चाहिए सेकंड रेड. यानी हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए सेकंड रेड बॉल. तो सेकंड रेड बॉल है तो हम इसको नाम दे देते हैं R2. दिस इज R1 एंड दिस इज B1. तो यहाँ पे अगर हम R1 की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, यानी हमारे पास एक बर्तन है, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं. तो यहाँ पे R1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बार रेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10. तो 5/10 मीन्स इट विल बिकम 1/2. अगेन अगर हम B1 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो सेम वही 5/10 इज इक्वल टू 1/2. अब अगर हमारे पास रेड आ गया है तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको रिटर्न कर देना है. जो भी बॉल है उसको रिटर्न करना है. सबसे पहली चीज़, सबसे पहला चीज़ क्या करना है, रिटर्न करना है. ठीक. दूसरी चीज़ है +2 बॉल्स आर एडेड. तो ऐड करना है ऑफ सेम कलर ड्रॉन, ऑफ सेम कलर ड्रॉन. तो जिस कलर का बॉल आया उसी कलर के 2 बॉल्स हम एक्स्ट्रा उसमें पुट कर देंगे. तो अगर R1, अगर हम इस पाथ पे चल रहे हैं, अगर हमने पहला पाथ फॉलो किया है, अगर हमने फर्स्ट पाथ फॉलो किया है तो कहीं ना कहीं हमें पहला रेड मिल जाएगा. जब पहला रेड मिल जाएगा तो हम उसमें अर्न में उस रेड को तो वापस करेंगे, साथ में 2 रेड और रख देंगे. तो मतलब टोटल नंबर, अगर हमें सेकेंड रेड चाहिए और जब फर्स्ट रेड आ चुका है तो ऐसे में यहाँ पे जो टोटल रेड है, टोटल रेड का की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी 7 हो जाएंगे टोटल रेड. और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है वो भी 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा 7/12. अगेन अगर हमारे पास ब्लैक आ गया है तो कहीं ना कहीं हम 2 बॉल ब्लैक उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 7 हो जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ रेड बॉल 5 का 5 ही रह जाएगा. तो नाउ getting the second red when first black is come, when the first black ball is come. पहली बार अगर ब्लैक बॉल आ गया है, दूसरी बार रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 हो गई है, मतलब 5/12 यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. तो सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब PR2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सिंपल सा, हमको क्या करना है, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी केवल और केवल निकालनी है. कुछ भी यहाँ पे गिवन वगैरह कुछ भी नहीं है. सिंपल सा हमें क्या करना है, R2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो R2 तक पहुँचने का हमारे पास 2 पाथ है, पहला पाथ और सेकंड पाथ. तो कहीं ना कहीं हमें दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल कर ऐड करना है. मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी. क्या यूज़ करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर हम दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल कर ऐड कर देंगे. तो पहले पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PR1 इंटू PR2 अपॉन R1 प्लस सेकेंड पाथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PB1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 व्हेन फर्स्ट ब्लैक बॉल
तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/12, टेकिन 1/2 कॉमन, 7/12 plus 5/12, so it will become 1/2 multiply 12/12 is equal to 1/2, so answer is 1/2. Now we have to solve the second question. The second question is, a bag contains 4 red and 4 black balls. तो हमें यहाँ पे दो बैग दिए हुए हैं, एक बैग में जो है वो गिवन है कि जो पहला बैग है उसमें 4 रेड बॉल हैं। कितने रेड हैं? 4 रेड हैं, और 4 ब्लैक 4 ब्लैक बॉल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तो बैग B1 है। अनदर बैग, दूसरे बैग की बात करें तो दूसरे बैग में हमें 2 रेड, कितने रेड दिए हुए हैं? 2 रेड, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स। ना अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया है वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले हमें बैग सेलेक्ट करना है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फिर बॉल सेलेक्ट करना है। मतलब पहला जो स्टेप होगा वो बैग को सिलेक्ट करना होगा। मतलब यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जब हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो सैम्पल स्पेस जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं बैग B1 एंड B2। दिस इज फर्स्ट बैग B1 बैग एंड B2। दो अलग अलग बैग हैं, हमने B1 और B2 उनको नाम दे दिया। ना हमें क्या करना है, अब इस बैग से, इन बैग से बॉल सेलेक्ट करने हैं। तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, यानी रेड आ चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग से आया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो अकर्ड हो चुका है। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्ड हो जाता है, जब टारगेट फंक्शन अकर्ड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। जब टारगेट फंक्शन अचीव हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें B1 बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 2 ही बैग हैं तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वली लाइकली होगी, यानी 1/2 हाफ चांस होगा बैग B1 सेलेक्ट किया जाए और हाफ चांस होगा बैग B2 सेलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन B1 इज सिलेक्टेड। अगर हमने B1 सेलेक्ट कर लिया, अगर हमारे पास बैग B1 आ गया, तो कहीं ना कहीं इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं हमें काउंट करना पड़ेगा। तो पहले बैग में हमारे पास 4 रेड हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2 होगी। नेक्स्ट अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड व्हेन B2 इज सिलेक्टेड, अगर B2 आ चुका है तो अब रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो बैग B2 में देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 हैं, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया था, आस्क किया गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट बैग व्हेन रेड इज अकर्ड। तो हमें ये चीज़ निकालनी थी। तो हम यहाँ पे पाथ का यूज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बेस थ्योरम भी लिख कर निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल पाथ को टोटल पाथ से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल पाथ को टोटल पाथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फेवरेबल पाथ क्या है हमारा, द फर्स्ट पाथ इज फेवरेबल पाथ। तो फेवरेबल पाथ की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी, तो PB1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B1 अपॉन टोटल पाथ। तो टोटल पाथ यानी फर्स्ट पाथ की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे और उसमें इंटू करेंगे सेकेंड पाथ की प्रोबेबिलिटी को, हम उसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B2 तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे।
तो जो वैल्यूज़ है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4. So it will become 1/4 upon 2 plus 1 upon 8. So it will become 2/3. So the answer is 2/3. Now let us solve the question number third. The question number third is of the students in a college. एक कॉलेज है, उस कॉलेज में इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर. तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के, कुछ बच्चे जो हैं वो डे स्कॉलर हैं. तो हॉस्टल में रहते हैं कुछ बच्चे और कुछ बच्चे डे स्कॉलर हैं. क्या हैं? डे स्कॉलर्स. तो जो हॉस्टल में होते हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको हम कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं, और जो डे स्कॉलर हैं उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं. ये कैपिटल डी इवेंट है. तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम ढूंढेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ग्रेड ए. तो यहाँ पे ग्रेड ए की बात की जा रही है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहीं ना कहीं ग्रेड ए है. attain grade A in their annual examination at the end of the year. One student is chosen at random from the college and he has an A grade. तो A grade अचीव हो, चाहे हॉस्टलर हो चाहे डे स्कॉलर हो. तो जो मेन टारगेट है वो है ग्रेड ए अचीव करना. क्या अचीव करना? ग्रेड ए मिल जाए. तो यहाँ पे अगर हम हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 60% हॉस्टलर हैं. तो 60% मतलब 60/100 मीन्स 3/5. अगेन हम देखें डे स्कॉलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 40% मीन्स 40/100. 40/100 इज इक्वल टू 2/5. अगेन अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें गेटिंग ग्रेड ए व्हेन हॉस्टल इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए व्हेन हॉस्टलर इज सिलेक्टेड. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है इन प्रीवियस ईयर रिपोर्ट result report that 30% of students 30% of all students who reside in hostel attain grade A. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वे हॉस्टलर बच्चे, अगर हॉस्टलर के बच्चे हम चूज़ कर रहे हैं तो हॉस्टलर के 30% बच्चे ग्रेड ए अचीव कर रहे हैं, मतलब ग्रेड ए अचीव कर रहे हैं. और अगर हमें पता है कि वो हॉस्टलर है तो ये जो चांसेस होगा ग्रेड ए अचीव करने का वो 30% होगा, मतलब 30/100 मतलब 3/10. और अगर वो डे स्कॉलर है तो उसके ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए व्हेन ए डे स्कॉलर इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू 20%. तो 20% मीन्स 20/100 मीन्स 1/5. अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर. सॉरी, इन दिस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर. सो स्टूडेंट हॉस्टलर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और कंडीशन क्या है कि ही हैज़ एन ए ग्रेड, उसके पास ग्रेड ए है, यानी ग्रेड ए आ चुका है. तो हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है. ना अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी H/A, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा पाथ, या फिर हम बेस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट. तो फेवरेबल पाथ, इसको हम निकालेंगे फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ. तो फेवरेबल पाथ, हॉस्टल वाला जो पाथ है वो फेवरेबल है, तो हॉस्टल वाला जो पाथ है वो फेवरेबल है, मतलब पहला पाथ फेवरेबल है. तो फेवरेबल पाथ की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो पहला पाथ और फिर उसके बाद प्लस दूसरा पाथ. तो दूसरा पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो वैल्यूज क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10
अपॉन 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/5. On calculating, we get 9/50 divided by 9 plus 4 होल डिवाइडेड बाई 50. तो 50 डिवाइड हो जाएगा, टोटल जो आंसर आएगा वो 9/30. सो दिस इज द आंसर. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस. तो एक स्टूडेंट है जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट अटेन कर रहा है. तो एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट अटेन कर रहा है वो, और यहाँ पे है कि वो या तो आंसर जानता है, आइदर ही नो द आंसर, आइदर ही नोज द आंसर, और ही गेसेस. अगर नहीं जानता है तो वो क्या कर रहा है? वो गेस कर रहा है, वो आंसर को गेस कर रहा है. तो दो कंडीशन है, या तो वो आंसर जानता है या तो वो आंसर को गेस कर रहा है. तो नोइंग द आंसर कैपिटल के एंड गेसिंग द आंसर कैपिटल जी से डिनोट हम कर दे रहे हैं इन इवेंट्स को. और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, इसको देखते हैं. लेट 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. तो आंसर के जानने की जो प्रोबेबिलिटी है, स्टूडेंट अगर आंसर जान रहा है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट अगर गेस कर रहा है तो इसकी जो संभावना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है. अगेन कहा गया है एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. तो यहाँ पे करेक्ट, आंसर इज करेक्ट. तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है? आंसर इज करेक्ट. करेक्ट आंसर आना, तो आंसर करेक्ट है मतलब कैपिटल सी. तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन स्टूडेंट हैज़ गेस द आंसर. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर गेस कर रहा है स्टूडेंट तो करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, मतलब ये जो वैल्यू होगी 1/4 होगी. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर. अगर स्टूडेंट आंसर जान रहा है तो उसके करेक्ट करने की संभावना 100% होगी, तो ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे दिया नहीं था कि अगर स्टूडेंट आंसर करेक्ट अगर वो कर रहा है और अगर वो आंसर जान रहा है तो उसके करेक्ट करने की संभावना क्या होगी, तो ऐसा नहीं दिया हुआ था. तो इसको हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की जो संभावना होगी वो 100% होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी. अगेन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स knows the answer given that the answer is that he has answered correctly. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जाहिर की बात है पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट ही knows the answer. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, वो आंसर जानता था. और गिवन क्या है? गिवन दैट आंसर इज करेक्ट. तो गिवन हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी है यानी करेक्ट आंसर, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ही नोज द आंसर. यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, और गिवन क्या है? दैट ही करेक्टली आंसर. सो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है k/c की. तो यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रोबेबिलिटी k/c इज इक्वल टू फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ. तो अगर हम फेवरेबल पाथ देखें तो k के लिए फेवरेबल पाथ पहला पाथ है. तो पहले पाथ में अगर हम देखें तो पहले पाथ की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहले पाथ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो है पी के इंटू पी c/k डिवाइडेड बाई सेम पहला पाथ की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पाथ इज इक्वल टू. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4. तो इसे सॉल्व करेंगे हम. दिस इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 12 प्लस
1 whole divided by 16. So the answer is 12 by 30.